Hello everyone, welcome to SKU Digital Learning Classes. Myself Bhumani Aharwal, Department Political Science. Students, आज का हमारा टॉपिक है लाल बहादुर शास्त्री की विदेश नीति, जो कि BA थर्ड ईयर की फर्स्ट यूनिट से लिया है। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति। हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की विदेश नीति के बारे में हमने देखा था और उन्होंने अपनी विदेश नीति का निर्धारण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा, इन पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। और जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा है वो आप मेरा पिछला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। अब आज हम शुरू करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की विदेश नीति। लाल बहादुर शास्त्री जी की विदेश नीति। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कार्य करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी नियुक्त होते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक इनका कार्यकाल रहता है। हम थोड़ा सा पहले लाल बहादुर शास्त्री जी का परिचय हम आपको बता देते हैं, शायद अधिकतर स्टूडेंट जानते होंगे। हमारे देश के महान शख्स, महान पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय, जो कि आज उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और उसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से उनका चूँकि मुगल सराय का नाम रख दिया गया है, तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था और इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी, जो कि उस समय सोवियत संघ का एक हिस्सा था, सोवियत संघ में आता था, लेकिन वर्तमान समय में ताशकंद जो है वो अफगानिस्तान में आता है। स्टूडेंट्स, हम लाल बहादुर शास्त्री जी की विदेश नीति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए और उनका जो कार्यकाल है वो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक को रहता है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी विदेश नीति में उन्हीं सिद्धांतों को अपनाया और उन्हीं सिद्धांतों को आगे बढ़ाया जिन सिद्धांतों को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी विदेश नीति में जिनका निर्धारण किया था। जैसे कि हमने देखा कि हमारी भारत की विदेश नीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अपनाया था, जिनमें गुटनिरपेक्षता, पंचशील, साम्राज्यवाद का विरोध, जातिवाद का विरोध, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे जो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए इन सिद्धांतों का निर्धारण किया था। लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं तो वो इन्हीं सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं और इन्हीं सिद्धांतों पर वो अपनी विदेश नीति में सफल होते हैं। हम देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो सिद्धांतों को आगे बढ़ाया उनमें कुछ महत्वपूर्ण मैं उनको यहाँ पे नोट कर लेती हूँ। जैसे कि नंबर पहला है, जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो उनको ये समझ में आ जाएगा कि जो सिद्धांत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी विदेश नीति में जिनको अपनाया था उन्हीं को लाल बहादुर शास्त्री जी ने आगे बढ़ाया। जैसे नंबर 1, गुटनिरपेक्षता। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में ही बता चुकी हूँ और आज भी मैं थोड़ा इस पर चर्चा कर लेती हूँ
क्योंकि ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी की विदेश नीति है उसमें इनको शामिल किया गया है। तो हम देखते हैं गुट निरपेक्षता। लाल बहादुर शास्त्री जी ने गुट निरपेक्षता को आगे बढ़ाया और मैं इसका अर्थ आपको बता देती हूँ। गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भी सैन्य गुट में शामिल ना होना, लेकिन इसका मतलब केवल किसी सैन्य गुट में शामिल होना नहीं है। भारत की ये नीति रही है कि भारत किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर सकता है। क्योंकि उस समय चूँकि 1945 के पश्चात हमारे भारत की विदेश नीति की शुरुआत होती है और उस समय भारत में दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चल रहा था और शीत युद्ध के दौर में पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, एक पूंजीवादी गुट और दूसरा साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और साम्यवादी गुट का नेतृत्व रूस कर रहा था। तो कुछ देश जो है वो पूंजीवादी गुट का समर्थन कर रहे थे, कुछ देश जो हैं वो साम्यवादी गुट का समर्थन कर रहे थे। ऐसी स्थिति में भारत को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए सभी देशों के सहयोग की आवश्यकता थी और सभी देशों के साथ मिलकर के चलना था। इसीलिए चूँकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी विदेश नीति में गुट निरपेक्षता को शामिल किया था और लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी गुट निरपेक्षता के महत्व को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए गुट निरपेक्षता की नीति को कायम रखा और इसे बनाए रखा और इसे आगे बढ़ाया। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखना। स्टूडेंट्स, लाल बहादुर शास्त्री ने जी भी इस सिद्धांत को बहुत महत्व दिया, क्योंकि उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर शांति व्यवस्था जो बनी रहती है वो भारत के हितों को बढ़ावा देगी और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन परिस्थितियों को देखते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की नीति को अपनाया और इसे आगे बढ़ाया। इसके बाद साम्राज्यवाद का विरोध। स्टूडेंट्स, मैं पहले भी बता चुकी हूँ साम्राज्यवाद का अर्थ। आज इस वीडियो में मैं आपसे फिर से चर्चा करती हूँ, क्योंकि साम्राज्यवाद का अर्थ है अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए किसी अन्य देश की सीमाओं पर अधिकार कर लेना या किसी दूसरे देश के क्षेत्र पर अधिकार कर लेना, ये साम्राज्यवाद होता है। लेकिन भारत ने शुरू से ही साम्राज्यवाद की नीति का विरोध किया है। जब से भारत की विदेश नीति की शुरुआत होती है सन 1945 के पश्चात, तब से भारत ने हमेशा साम्राज्यवाद का विरोध किया है और चूँकि जिन देशों ने इसका समर्थन किया, साम्राज्यवाद का समर्थन किया, उनके लिए भी भारत ने विरोध किया है। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है जातिवाद का विरोध। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी भी देश की उन्नति में या विकास में जातिवाद सबसे बड़ी बाधा है। अगर हमें किसी देश का विकास करना है, किसी क्षेत्र विशेष का विकास करना है, तो उसके लिए हमें जातिवाद का विरोध करना होगा, क्योंकि जहाँ जातिवाद होता है, वो जहाँ भेदभाव की भावना होती है, वहाँ सभी का विकास एक साथ साथ नहीं होता। क्योंकि अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो अगर भेदभाव के साथ कोई कार्य किया जाए तो सभी का साथ साथ विकास नहीं होगा। इसलिए हमारे उस समय जो नीति निर्माता थे, उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा, खास तौर से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी इस नीति को ध्यान में रखते हुए क्योंकि इस जातिवाद का विरोध किया और अपने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है
उदारवाद का समर्थन, उदारवाद का समर्थन। लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी विदेश नीति में उदारवाद का समर्थन किया। मैं आपको बता दूं उदारवाद क्या होता है स्टूडेंट्स। उदारवाद का मतलब होता है कि जो देश के महत्वपूर्ण उद्योग धंधे हैं, जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज हैं, या जो जहां उत्पादन होता है या जैसे आयात निर्यात होता है, तो जो ये संसाधन होते हैं इन पर टैक्स में कुछ छूट दे दी जाती है, ताकि वो इंडस्ट्रीज या वो उद्योग अपने आप में अधिक से अधिक उत्पादन कर सके, आगे बढ़ सके। तो इस प्रकार से थोड़ी सी छूट दे देना इंडस्ट्रीज को विकास के लिए, उसको उदारवाद कहा जाता है। तो उदारवाद का समर्थन लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी विदेश नीति में अपनाया। अगला पॉइंट है अनाक्रमण की नीति। अनाक्रमण की नीति, लाल बहादुर शास्त्री जी ने अनाक्रमण की नीति को अपनाया, और चूँकि लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी विदेश नीति के निर्धारण में इसका निर्धारण किया था, और इस नीति को लाल बहादुर शास्त्री जी ने आगे बढ़ाया कि भारत किसी भी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी किसी की सीमाओं पर जो है वो आक्रमण नहीं करेगा, सीमाओं पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का भारत हमेशा प्रयास करेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी विदेश नीति में अपनाया और इनका पालन किया। परंतु एक महत्वपूर्ण घटना लाल बहादुर शास्त्री जी के समय की हम देखते हैं कि 1965 का भारत पाक युद्ध, 1965 का भारत पाक युद्ध, ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय की महत्वपूर्ण घटना थी। चूँकि भारत के विभाजन सन 1947 में हो गया था। 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियन राष्ट्र बन जाते हैं। तभी से चूँकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का प्रयास रहता है कि भारत जो है बंटवारा हो जाने के बाद भी भारत के और पाकिस्तान के संबंध में सुधार हो सके, और यही जो नीति रहती है वो लाल बहादुर शास्त्री जी की रहती है कि वो सीमाओं पर जो उनके पड़ोसी देश हैं उनके साथ उनके संबंध अच्छे हों, और इन संबंधों को सुधारने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी हमेशा प्रयास करते हैं। परंतु 1965 में पाकिस्तान की सेना के द्वारा भारत पर आक्रमण कर दिया जाता है, और अप्रैल 1965 में ये आक्रमण होता है, और ये युद्ध लगभग कई दिनों तक चलता है। चूँकि पाकिस्तान के द्वारा भारत पर अचानक आक्रमण होता है, उस समय शास्त्री जी या भारत जो है वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं था, युद्ध की स्थिति में नहीं था, क्योंकि भारत ने हमेशा शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की है, शांति के पक्ष में रहा है। अचानक जब पाकिस्तान का आक्रमण भारत पर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में लाल बहादुर शास्त्री जी कुशल नेतृत्व करते हुए पाकिस्तान की सेना का करारा जवाब देते हैं, और अपनी वायु सेना को 3 ओर से पाकिस्तान पर आक्रमण करने का आदेश दे देते हैं, और दोनों देशों के बीच में युद्ध चूँकि छिड़ जाता है। तो इस स्थिति में जो सोवियत संघ उस समय था, सोवियत संघ हस्तक्षेप करके बीच में युद्ध को रुकवा देता है, और सोवियत संघ के हस्तक्षेप से युद्ध विराम हो जाता है, और सोवियत संघ मध्यस्थता करते हुए चूँकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान को और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को ताशकंद में एक समझौता करने के लिए उनको बुलाया जाता है, जो कि जो ताशकंद उस समय सोवियत संघ में पड़ता था, अब वर्तमान समय में वो अफगानिस्तान में आता है। तो चूँकि 10 जनवरी 1966 को 10 जनवरी 1966 को सोवियत संघ के ताशकंद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान
भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी के बीच में 10 जनवरी 1966 को एक समझौता होता है, ये समझौता कब होता है? 10 जनवरी 1966 को, जिसे ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। और ये ताशकंद समझौता होता है वो दोनों ही देश जो है अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, युद्ध की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये समझौता करते हैं। और इस समझौते में कुछ शर्तें रखी जाती हैं, जिनको दोनों देशों को प्रधानमंत्रियों के बीच में कुछ शर्तें होती हैं, कुछ बातें होती हैं जिनको दोनों को ही मानना होता है। और इस समझौते के दौरान हम कुछ महत्वपूर्ण शर्तों पर चर्चा कर लेते हैं। 10 जनवरी 1966 ताशकंद समझौता। और ताशकंद समझौते में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि 25 फरवरी 1966 तक दोनों ही देश अपनी सेनाओं को वापस अपनी सीमा रेखा में बुला लेंगे, जहां पर 5 अप्रैल 1965 को जो सेनाएं पूर्व में तैनात थीं, उसी जगह पर दोनों ही देश 25 फरवरी 1966 को अपनी अपनी सेनाओं को वापस बुला लेंगे। ये पहली बात होती है। दूसरा समझौता होता है कि दोनों ही देश आपस में संबंधों को सुधारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि युद्ध के दौरान दोनों ही देशों के बीच में जो अनबन हो गई थी, जो तनाव की स्थिति बन गई थी, तो समझौते में ये तय किया गया कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध खराब हुए हैं, उन संबंधों को सुधारने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अगली शर्त होती है, एक दूसरे की सीमाओं पर आक्रमण करने का दोबारा प्रयास नहीं करेंगे। एक दूसरे की सीमाओं पर आक्रमण नहीं करेंगे। इसके बाद अगली शर्त समझौते में ये रखी जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें शर्त रखी जाती है कि दोनों ही देश आपसी सहयोग की भावना रखेंगे। दोनों ही देश आपस में आपसी सहयोग की भावना रखेंगे। इसके बाद अगली शर्त होती है कि एक दूसरे के द्वारा जो भी कुछ प्रदेश जीते गए हैं या जिन प्रदेशों पर दोनों ही देश की सेनाओं ने अधिकार कर लिया है, तो दोनों ही देश एक दूसरे के जीते गए प्रदेशों को वापस लौटा देंगे। दोनों ही देश एक दूसरे के जीते गए प्रदेश को वापस लौटा देंगे। तो इस प्रकार से ताशकंद समझौते के दौरान दोनों ही देश के प्रधानमंत्रियों के बीच में कुछ शर्तें निर्धारित की जाती हैं। लेकिन चूँकि ये समझौता जो है ये इसके प्रभाव तो सकारात्मक आते हैं, इसके अच्छे प्रभाव पड़ते हैं बाद में, लेकिन 10 जनवरी 1966 को ही एक बहुत बड़ी दुर्घटना होती है कि 10 जनवरी की रात को, चूँकि अगले दिन 11 जनवरी थी, 10 जनवरी 1966 की रात को लाल बहादुर शास्त्री जी
एक पाकिस्तान में ही ताशकंद में ही एक होटल में रुकते हैं और उसी रात को उनकी अचानक मौत हो जाती है, जो कि रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो जाती है। और उनकी मौत का आज तक भी ठीक से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका है, ना ही इसका ठीक से पता लग सका है कि इनकी मौत किन कारणों से हुई थी। तो ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी 10 जनवरी 1966 और 11 जनवरी 1966 की रात को, जो कि भारत के लिए ये आज भी स्मरणीय है और हमेशा स्मरणीय रहेगी। तो इस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जी की विदेश नीति का उनकी मौत के साथ ही उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और उनकी विदेश नीति की समाप्ति हो जाती है। तो हमने यहाँ पे देखा आज कि लाल बहादुर शास्त्री जी की विदेश नीति और लाल बहादुर शास्त्री जी एवं आयूब खान, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो थे, उनके बीच में ताशकंद समझौता कैसे हुआ। तो ये मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी भी होगा। मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता देती हूँ, क्योंकि हमने अभी कुछ समय पहले लाल बहादुर शास्त्री के जन्म की बात की थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि 2 अक्टूबर के दिन एक और भारत के महान पुरुष का भी जन्म हुआ था। शायद आपको उनका नाम पता होगा, तो आप लोग सोच लीजिए, लेकिन मैं बता देती हूँ। 2 अक्टूबर को हमारे भारत के 2 महान शख्स, 2 महान पुरुष जिनकी जयंती एक दिन ही मनाई जाती है, वो लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी। तो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और कंपटीशन के हिसाब से आपके लिए उपयोगी भी है। और 10 जनवरी 1966 को अगर क्वेश्चन आता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ, तो 10 जनवरी 1966 को, और किन के बीच में हुआ, तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच में और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान के बीच में। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अब अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।